ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से किया गया आपका हर बड़ा यूपीआई पेमेंट मुफ्त नहीं रहेगा, तो शायद आपका पहला सवाल होगा, क्या सरकार ने आखिरकार यूपीआई पर चार्ज लगाने का फैसला कर लिया है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यही चर्चा है। कहीं कहा जा रहा है कि 2000 रुपए से ऊपर का हर ट्रांजैक्शन चार्जेबल होगा, तो कहीं दावा किया जा रहा है कि अब डिजिटल पेमेंट का मुफ्त दौर खत्म होने वाला है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या लोकसभा में जो बिल पास हुआ है उसने आज से ही यूपीआई पर चार्ज लगा दिया है, या फिर वायरल खबरों में आधा सच और आधा भ्रम है? आज के इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे। हम समझेंगे किस तरह के ट्रांजैक्शन पर भविष्य में शुल्क लग सकता है, किस पर बिल्कुल नहीं लगेगा, और आखिर सरकार को ऐसा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में अगर पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति की बात की जाए तो शायद सबसे पहला नाम यूपीआई का ही आएगा। आज किसी दुकान पर जाइए, सड़क किनारे चाय पीजिए, सब्जी खरीदिए, टैक्सी का किराया दीजिए या किसी दोस्त को पैसे भेजिए, जेब से पर्स निकलने के बदले आपके हाथ सीधा मोबाइल पर जाते हैं। मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में पेमेंट पूरा। यही वजह है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। करोड़ों लोग हर दिन यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन हो रही हैं। लेकिन जितनी तेजी से यह सिस्टम बढ़ा है, उतनी ही तेजी से एक सवाल भी उठता रहा है, क्या इतने बड़े नेटवर्क को हमेशा बिना किसी शुल्क के चलाया जा सकता है? क्या बैंक और पेमेंट कंपनियां इसकी पूरी लागत हमेशा खुद उठाती रहेंगी? शायद यही वजह है कि अब सरकार ने कानून में ऐसा बदलाव किया है जिसने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। लोकसभा ने हाल ही में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन से जुड़ा विधेयक पारित किया। यहीं से सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई कि अब यूपीआई पर चार्ज लगना तय हो गया है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि इस संशोधन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आज से ही हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा या 2000 रुपए के बाद हर पेमेंट चार्जेबल हो जाएगा। असल में इस संशोधन का मकसद सरकार को भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अलग अलग माध्यमों के लिए शुल्क संबंधी व्यवस्था तय करने का कानूनी अधिकार देना है। यानी अभी सिर्फ रास्ता बनाया गया है, मंजिल तय नहीं हुई है। अंतिम फैसला अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद ही होगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि आज से यूपीआई पर पैसा कटना शुरू हो गया है, उनकी बात पूरी तरह सही नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर भविष्य में शुल्क लागू भी हुआ तो आखिर किसे देने पड़ेंगे? क्या ये हर व्यक्ति जो गूगल पे या फोन पे से अपने दोस्त को पैसे भेजता है उसे भी ये चार्ज देना होगा? इसका जवाब है नहीं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पर्सन टू पर्सन यानी दो व्यक्तियों के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का शुल्क लगाने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने भाई, बहन, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को यूपीआई से पैसे भेजें तो उस तरह के लेन देन पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं बताई गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े भी यही बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में यूपीआई के जरिए हुए कुल 314 लाख करोड़ रुपए के लेन देन में लगभग 71% राशि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन की थी। यानी अगर यही व्यवस्था लागू रहती है तो कुल लेन देन का सबसे बड़ा हिस्सा पहले की तरह ही मुफ्त रहेगा। तो फिर चर्चा किस बात की है? असली चर्चा पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन को लेकर है। ये वही भुगतान होता है जो आप किसी दुकान, रेस्टोरेंट, मॉल, मेडिकल स्टोर, होटल या किसी व्यापारी को यूपीआई के जरिए करते हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल लेन देन की लगभग 29% राशि इसी श्रेणी में आती है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। पिछले वित्त वर्ष में मर्चेंट ट्रांजैक्शन की संख्या में से लगभग 59% भुगतान 500 रुपए तक के थे, जबकि 2000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन केवल लगभग 4% थे। और यही वजह है कि सरकारी सूत्रों के हवाले से ये चर्चा सामने आई है कि अगर भविष्य में एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया जाता है तो उसका दायरा मुख्य रूप से 2000 रुपए से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक सीमित हो सकता है। हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये अभी अंतिम नियम नहीं है।
न आरबीआई ने कोई दर तय की है, न एनपीसीआई ने और न ही सरकार ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है कि शुल्क कब और कितना लगेगा। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से पूछा गया था कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज लगेगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अभी इस बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार अभी भी इसमें बदलाव की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इसकी लागत किसी न किसी को तो उठानी ही होगी। हम सभी चाहते हैं कि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होता रहे और इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने के लिए इंतजार करें। एमडीआर की बात करें तो एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो फीस है जो कोई बिजनेस ग्राहक से डिजिटल पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई स्वीकार करने के लिए बैंक या पेमेंट प्रोसेसर को देता है। ये फीस कुल ट्रांजैक्शन राशि का एक छोटा प्रतिशत होती है। चर्चा ये है कि 2000 रुपए से अधिक यूपीआई पेमेंट पर यह चार्ज लगाया जाएगा, मगर फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है और आरबीआई ने आम यूपीआई यूजर से ना घबराने को कहा है। अब सवाल उठता है कि अगर अभी कुछ तय नहीं हुआ तो सरकार ने ये संशोधन किया ही क्यों? आखिर जरूरत क्या थी? इसका जवाब यूपीआई की सफलता में ही छिपा है। जितना बड़ा ये नेटवर्क बन चुका है, उसे चलाने में उतनी ही बड़ी लागत भी आती है। आज देश में 700 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थाएं यूपीआई सेवाएं उपलब्ध करा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने, साइबर सुरक्षा मजबूत रखने, सर्वर क्षमता बढ़ाने और हर सेकंड करोड़ों ट्रांजैक्शन को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने में बैंकों को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए तक का खर्च उठाना पड़ता है। अभी तक यूपीआई पर जीरो एमडीआर व्यवस्था लागू है, यानी बैंकों और पेमेंट सिस्टम को इस तरह के ट्रांजैक्शन से कोई सीधी शुल्क आय नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में इस व्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने के लिए कोई नया मॉडल अपनाना पड़ेगा। यहीं से इस पूरे मामले का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बैंक पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि ये भी है कि क्या इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क हमेशा बिना किसी शुल्क के चलाया जा सकता है? जब हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हों, हजारों सर्वर लगातार काम कर रहे हों, साइबर हमलों से सिस्टम की सुरक्षा करनी हो और नए नए फीचर्स जोड़ने हो, तो इसकी लागत आखिर कौन उठाएगा? बैंक और पेमेंट सेवा देने वाली कंपनियां लंबे समय से यही तर्क दे रही है कि यूपीआई जितना सफल हो रहा है, उसकी परिचालन लागत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर सिस्टम को आने वाले वर्षों तक मजबूत और सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए एक टिकाऊ आर्थिक मॉडल भी जरूरी होगा और यही वजह है कि सरकार ने कानून में संशोधन कर भविष्य के लिए एक विकल्प खुला रखा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आम लोगों पर तुरंत कोई अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद इस वीडियो की शुरुआत से आपके मन में है, अगर मैं आज अपने मोबाइल से 3000 रुपए किसी दोस्त को भेजूं तो क्या मेरे पैसे कटेंगे? जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर जवाब है नहीं, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी कि पर्सन टू पर्सन P2P भुगतान को शुल्क से बाहर रखने की बात कही गई है। दूसरा सवाल, अगर मैं किसी दुकान पर 2500 रुपए का भुगतान करूं तो क्या निश्चित रूप से चार्ज लगेगा? इसका जवाब भी अभी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये साफ किया है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट केवल व्यापारियों पर लागू होता है, न कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों पर। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कहीं लिखा जा रहा है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर पैसा कटेगा, कहीं कहा जा रहा है कि मुफ्त यूपीआई का दौर खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई ये है कि लोकसभा से पारित विधेयक ने सिर्फ कानूनी ढांचा बदला है, शुल्क लागू नहीं किया है। अब आगे क्या होगा ये सरकार की अधिसूचना, आरबीआई और एनपीसीआई के फैसले के बाद ही तय होगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे बेहतर तरीका है। एक और बात समझना जरूरी है, जब भारत ने 2016 में यूपीआई की शुरुआत की थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन जाएगा। आज भारत का मॉडल दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका है। लाखों छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, टैक्सी चालक और छोटे व्यवसायी इस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए सरकार के सामने चुनौती भी आसान नहीं है। एक तरफ सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक का भरोसा और सुविधा बनी रहे। अगर भविष्य में कोई शुल्क व्यवस्था आती भी है तो उसे इसी संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार करना होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।